नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि। आज की जेजेएन न्यूज की खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने आज के समय में ऐसा काम किया है जिसे दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन्होंने पर्यावरण के बचाव के लिए और पानी के बचाव के लिए अनेक अच्छे काम किए हैं। तो हम आज की हमारी मुलाकात है हमारे पर्यावरण मित्र चंदन नयाल जी से। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेजेएन न्यूज में। जी, तो पर्यावरण बचाव के इस क्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआती दौर क्या था कि बचपन से मुझे पेड़ पौधों से लगाव था। तो उसके बाद मेरी पढ़ाई जो है वो बचपन से ही शहरों में हुई थी। तो जब भी मैं जाड़ों की और गर्मियों की छुट्टियों में जब घर जाता था तो मैं हमारे जो गांव है उसके चारों तरफ पूरा चीड़ का जंगल है, तो वहाँ धू-धू करके लगातार आग लगती रहती थी। तो मैं अपने घर वालों के साथ, पिताजी के साथ जो है आग बुझाने जाता था। तो तब मैं देखता था कि भाई छोटे छोटे जो पौधे हैं, हमारे चौड़ी पत्ती के जो जंगल हैं जो जल संरक्षण करते हैं वो जल रहे हैं। और ऐसे ही जो है हमारी नज़रों के सामने कई सारे जंगल जो है भस्म होते हुए हमने देखे। तो वहीं से एक शुरुआत की कि भाई मुझे भी कुछ प्रयास करना चाहिए अपनी प्रकृति के लिए और अपने पर्यावरण के लिए। तो ये एक शुरुआत थी और यहीं से एक प्रेरणा भी मुझे मिली। तो आपने ये शुरुआत किस जगह से की और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक का एक छोटा सा गाँव है नाई, और उसका एक तोक चामा है, तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और वहीं से मैंने एक अपने गांव से शुरुआत की और गांव के लोगों ने, युवाओं ने जो है सहयोग दिया। तो वहीं से हम लोगों ने एक टीम, छोटी सी टीम तैयार की और वहीं से हमने शुरुआत की कि भाई अपने घर के आसपास जो है जंगलों में हम पेड़ पौधे लगाएं। जी, तो इस अच्छे काम के लिए एक प्रेरणा, एक जो स्पार्क आपको मिला वो कब कैसे मिला? मेरी जो है माताजी का देहांत हो गया था जब मैं 12th में पढ़ता था। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो वहाँ से मैंने जो है सोचा कि मैं प्रकृति के लिए काम करूँ, क्योंकि धरती माँ एक तो जन्म देने वाली माँ होती है और एक पालने पोसने वाली माँ होती है। तो उस माँ के लिए मैं कार्य करूँ करके, तो वहाँ से भी एक मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे प्रकृति के लिए कार्य करना है। तो एक शुरुआत की वहीं से मैंने कि मैं भी कुछ प्रयास करूँ धीरे धीरे। जी, और आपने पानी के बचाव के लिए भी काफ़ी काम किए हैं और वाटर कंजर्वेशन में भी आपका काफ़ी योगदान रहा है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, पहाड़ों में क्या होता है, जब बारिश होती है तो ढलान होती है तो सीधे पानी बहकर शहरों की ओर आ जाता है, तराई की ओर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ के जो जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित होने के लिए या उनको रुके रहने के लिए, उनको बचे रहने के लिए हमें वाटर कंजर्विंग करना अर्थात बारिश के जल को रोकना अति आवश्यक है। क्योंकि जंगल तो हमारे खत्म हो चुके हैं, चीड़ के पहाड़ों में चीड़ का जंगल हो चुका है जो वाटर को जो है सीधे खत्म कर देता है, पानी को के स्रोतों को जो है समाप्त कर देता है। तो वहाँ पर जो है बांज के, खरसू के, जो हमारे चौड़ी पत्ती के जंगल है वो होने जरूरी है। लेकिन आज क्या हो गया कि वो जंगल है नहीं, पूरी जगह जो है चीड़ फैल चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि बारिश के पानी को रोका जाए। तो यही काम हम लोगों ने किया कि हम चाल खाल बनाए और ट्रेंच हम लोगों ने बनाई जो जिसमें बारिश का पानी रुके। और एक हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बनाते थे पोखर, वो तो सिर्फ इसलिए बनाते थे कि जो वहाँ की गाय बच्चियाँ हैं वो पानी पिएँ, उसमें जंगल जाएँ जब, तो उनके लिए वो पोखर बनाते थे। लेकिन हमने उस संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो हमने भी जो है पोखर बनाने शुरू किए। उसमें भी एक तो जल संरक्षण होता है, उसके ऊपर से जो जंगली जानवर होते हैं उनको पानी मिल जाता है। और जो आग जो लगती है, जिस एरिया में हम लोग पोखर बनाते हैं या चालखाल बनाते हैं या ट्रेंच बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी के कारण नमी बनी रहती है। और जब भी आग लगती है तो चारों तरफ उस एरिया में आग नहीं लगती, क्योंकि उस एरिया में नमी बन जाती है। तो ये जो है वाटर कंजर्विंग का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको लगा। ये कार्य हम लोग अभी कर रहे हैं, मतलब ये चल रहा है अभी हमारा। तो पर्यावरण के इस काम में और पानी बचाव के इस काम में आप जैसा कह रहे हैं आपने पेड़ पौधों से भी आपको बहुत लगाव है, तो इसमें आपने जायज़े अनेक यात्राएं भी की होंगी, आप जगह जगह भी गए होंगे। तो अपनी इस जर्नी के बारे में हमसे थोड़ा साझा करिए। देखिए, वैसे तो हम लोगों ने क्या है कि अपने नैनीताल जिले के भी कई गाँव में जो है हम गाँव में लगातार भ्रमण करते हैं और जंगलों का तो भ्रमण हमारा रहता ही है। उसके अलावा भी अन्य जिलों में भी जो है हम लोग मैं भ्रमण करता रहता हूँ। उसके बाद राज्यों में भी जो है मैं कई जगह जाता रहता हूँ। तो मेरी जो है हिमालय को लेकर भी, क्योंकि हिमालयी सभ्यता के हम लोग हैं, उत्तराखंड में रहने वाले हैं, तो हमारी सभ्यता हिमालयी है। तो हम हिमालय का भी काफ़ी जो है भ्रमण करते रहते हैं। तो मैं अभी अपनी एक यात्रा जो मैं मिलम ग्लेशियर की यात्रा थी, लगभग 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा, आना जाना पैदल यात्रा रही। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उसमें। लेकिन एक सोचने वाला विषय भी है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। जब मैं वहाँ के लोगों से मिला, मिलम गांव के लोगों से मिला, तो उन्होंने कहा भाई ये ग्लेशियर काफ़ी आगे था और आज पिघल कर काफ़ी
पीछे जा चुका है। तो ये भी एक बड़ा सोचने वाला विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य भी यही था कि जो है हमारे ग्लेशियर बचें, हमारे जो उच्च हिमालय की जो वन संपदा है वो कैसी है उसके बारे में जानने के लिए, और उसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, और वहाँ के लोगों की क्या सभ्यता है, किस तरीके से वहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं। तो ये जानने के लिए भी जो है हमारी ये यात्राएं रहती हैं मेरी। जी, अभी आपने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत मुख्य रीज़न है, तो इसके बचाव के लिए, इससे थोड़े प्रिकॉशंस के लिए आपने अभी तक क्या काम किया है, क्या मेजर्स लिए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले अर्ली फ्लावरिंग हो रही है, हमारे जो फूल हैं वो जल्दी आ जा रहे हैं। अभी जैसे बुरांस का फूल होता है, यहाँ का राज्य वृक्ष भी है, तो उसमें जो है बहुत जल्दी फूल आ रहे हैं। दूसरा, हमारे वहाँ एक रयाज का पेड़ होता है, बांज की प्रजाति है, वाटर कंजर्विंग के लिए बहुत सहायक होता है, उसमें जो है सीड जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये कई सारे कारण हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का सीधा मैं असर देखने को समझूंगा। तो इसके लिए हमने जो प्रयास हम लोग कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे स्तर से प्रयास कि जो है पॉलीथीन का कम प्रयोग करना, अपने जंगलों को बचाना। जितने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेड़ लगाइए खूब सारे, या हमें जो हमारे जो जंगल हैं, जो नेचुरल जंगल हैं, उनको बचाना अति आवश्यक है। मैं ये प्रैक्टिकली भी देख चुका हूँ कि हम कितने भी पेड़ लगा लें वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमने जंगलों को कितना सुरक्षित रखा है, कितना कटने से बचाया है। क्योंकि एक छोटा सा पौधा हम लगाते हैं, उसे 20 साल 30 साल का बड़ा होने में, और ये सारी चीज़ें मतलब शुद्ध हवा देने में, ऑक्सीजन देने में, तो ये काफ़ी समय लगता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो जंगल नेचुरली बने हुए हैं उनको बचाने की आवश्यकता है, और वहीं से हमारी जो है ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। और शहरों में जो है प्रदूषण को हम लोग कम करें, अपने स्तर से जो है जो हमसे प्रयास हो सकते हैं वो हम कर सकें। जी, आपका पेड़ पौधे लगाने में भी काफ़ी योगदान रहा है, तो अभी तक आप कितने पेड़ पौधे लगा चुके हैं? वृक्षारोपण में आपका क्या रहा है? देखिए, मुख्य रूप से हम लोगों ने खुद की, देखो शुरुआत में क्या होता था कि हम लोग कोई ऐसी इतने बड़े परिवार से भी नहीं है कि हम लोग खुद पौधे खरीद कर लगा सकें या फिर ऐसा कुछ कर सकें। तो शुरुआत में जब मैं वन विभाग के पास भी जाता था तो भाई मेरे को 10-15 पौधे जो है मिलते थे मुफ्त में, क्योंकि हम लोग तो मुफ्त में ले सकते थे, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना हमारे पास घर में ज़मीन है तो वहीं अपनी नर्सरी तैयार करें। तो मैंने वहीं जो है जंगली पौधों की और कुछ फलदार पौधों की भी नर्सरी तैयार की। तो वहीं से हम लोग जो है उन्हीं पौधों को उगाते हैं, उसके बाद उन्हीं को जो है हम लोग प्लांटेशन करते हैं। हमारा एक मुहिम भी चलती है मेरा पौधा मेरा मित्र करके, तो हम उस के तहत घर घर में या लोगों को पौधे वितरित करते हैं। जो फलदार पौधे होते हैं उनको घर पे लगाते हैं और उनका देख रेख भी वही लोग करते हैं। और मेरा एक आंदोलन चला था, बाँझ लगाओ बाँझ बचाओ करके। तो ये मुख्य रूप से इस पर मैं इसलिए हमेशा चर्चा करता हूँ कि पहाड़ को अगर बचाना है तो इस बाँझ प्रजाति के पौधों को बचाना अति आवश्यक है। ये आने वाले समय में विलुप्त की कगार पर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहाड़ों में पानी के वाटर को कंजर्विंग करने वाले ये बाँझ ही प्रजाति है। हम उत्तराखंड की अगर मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर जो है बाँझ को बचाना अति आवश्यक है। जी, आपने अभी बताया आप काफ़ी यात्राएं भी कर चुके हैं, जगह जगह गए हैं, तो लोगों को इसके प्रति जागरूक करने में आपने क्या तरीका अपनाया, और कहाँ किस क्षेत्र में आपको लगा कि लोग जागरूक हैं, और क्या अभी और ज़रूरत है उन्हें जागरूक होने की? देखिए, मैंने शुरुआत से ही सोचा कि जो हमारी जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, या जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, उनको हमने पकड़ने की कोशिश की कि वो जो है इस चीज़, क्योंकि हम अपने सयानों को या अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको तो हम बता नहीं सकते। वो तो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो तो ऑलरेडी जो है अपने नेचर से प्रेम करते हैं, वो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जो आज की जो नई जनरेशन आ रही है, जो आज AC और इनमें रहना चाहती है, तो उनको हम लोगों ने पकड़ा, नई यूथ को हमने पकड़ा। तो मैं स्कूलों में जाकर जो है हमने सबसे ज़्यादा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देने का प्रयास किया। तो आज भी तक लगभग 400 से ज़्यादा स्कूलों में हम लोग जाकर पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देते हैं, और साथ ही दी है हमने। और साथ ही जो है हम महिलाओं के साथ जुड़ के, क्योंकि महिला पहाड़ों में क्या होता है कि महिलाओं को ही ज़रूरत होती है, वो जंगल से लकड़ियाँ लाती हैं, पत्तियाँ लाती हैं, चारा पत्ती लाती हैं। तो उनसे जो है हम लोगों ने जुड़े हम लोग, और उनसे हम लोगों ने चाहा कि भाई आप जंगलों को बचाएं करके। जी, सबसे बड़ी बात हम आपको आज इनके बारे में बता दें तो वो ये है कि इन्होंने अपनी बॉडी डोनेट की है। इन्होंने सुशीला तिवारी अस्पताल में अपनी पूरी बॉडी को डोनेट कर दिया है। तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आपने सोचा कि मैं इस तरफ जाऊं और मैं ये करूं?
देखिए, मैं कई बार पेपरों में भी पढ़ता था कि भाई जो है शरीर देहदान होता है करके। तो मेरे मन में भी विचार आया कि भाई देखो, मैं पेड़ पौधों से इतना प्रेम करता हूँ, मेरा इतना लगाव है, अपने परिवार से ज़्यादा मैं जो है अपने इन पेड़ पौधों को मानता हूँ। तो मेरे लिए भी, मेरे मरने तक भी, मेरे मरने के लिए भी जो है एक भी पेड़ ना कटे, इसलिए जो है मैंने अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी को डोनेट किया। जी, और अभी पर्यावरण के बचाव के लिए ये जो आप इतने कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट जो आप प्लान कर रहे हैं, आप करने वाले हैं? मैं अभी हम लोग एक जंगल तैयार कर रहे हैं, वो मिक्स फॉरेस्ट है। उसमें हम लोगों ने वाटर कंजर्विंग के लिए भी काम किया है और मिक्स फॉरेस्ट का मतलब उसमें जो है घास भी होगी, झाड़ियाँ भी होंगी और पेड़ भी होंगे। नेचुरल फॉरेस्ट जिसे हम कहेंगे, वो हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें फलदार पौधे भी होंगे। जैसे कई बार हमारे पहाड़ों में जो है जंगली जानवरों का ज़्यादा आतंक रहता है, हम सोचते हैं, तो ऐसा जंगल अगर हमारा तैयार हो जहाँ जानवरों को भी फ्रूट्स वगैरह या उनके खाने की चीज़ें जंगल में ही मिल जाएं और पानी के लिए भी जो उनको गांव के नज़दीक ना आना पड़े, वहीं पानी वगैरह मिल जाए, तो इस तरीके का एक मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं। शायद मुझे लगेगा कि अभी लगभग 10 साल उसमें हमें लगेंगे उसको तैयार करने में, पूर्ण रूप से जो हमें उससे मिलती है। लेकिन हाँ, उसमें प्रोसेस हो रही है, प्रत्येक वर्ष जो है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन जो है आ रहे हैं। जी, चंदन नयाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे अपने ये नेक काम शेयर किए और हमारे साथ आप आ जाए JJN न्यूज़ में। तो ये थे हमारे पर्यावरण मित्र चंदन नयाल जी, और हम आपको एक बार फिर बता दें कि इन्होंने पर्यावरण बचाव के लिए और पानी बचाव के लिए अनेक अच्छे काम किए हैं और इन कामों के लिए इनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात में बहुत सराहा है। तो चंदन जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी की इस खास चर्चा में JJN न्यूज़ के साथ इतना ही। नमस्कार।